नमस्कार, मैं हूं रवि कैंतुरा। एचएनएम पर खास मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात में खास मेहमान हैं डोईवाला से विधायक बृजभूषण गैरोला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खास मुलाकात कार्यक्रम में। और विधायक जी, क्योंकि प्रदेश के बहुत सारे विषय इस वक्त चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में 17 में आई, फिर 2022 में और ज़्यादा के साथ आई। बहुत सारे प्रकरण इस वक्त हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपकी विधानसभा से शुरुआत करता हूँ। डोईवाला में बहुत सारे ऐसे काम हुए आपके कार्यकाल में और कई काम अभी होने बाकी हैं। उन कामों का किस तरीके से आप देखते हैं कि डोईवाला की जनता को फ़ायदा मिल रहा है? कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया, विधायक का प्रत्याशी बनाया जी, तो मैंने डोईवाला विधानसभा का मुझे पूरी जानकारी है। मैं क्योंकि संगठन की दृष्टि से भी जब आदरणीय त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे और यहाँ के विधायक थे, तो मैं पूरी विधानसभा के एक एक गांव और बूथों को मैं घुमा हूँ, एक एक किसी को समझाऊँ। तो जब मैं जनता के बीच में चुनाव में गया था, तो मैंने जनता से वादा किया था कि ये जो डोईवाला विधानसभा है, जिसको त्रिवेंद्र जी ने एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए सतत प्रयास किया है, इसको मैं इस काम को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। और मैंने पूरी विधानसभा का एक रोड मैप तैयार किया, पूरी विधानसभा का एक एक जो मेरे संगठन की दृष्टि से मेरे विधानसभा में 4 मंडल पड़ते हैं, जितने बूथ पड़ते हैं, जितने गांव हैं, नगर पालिका है, नगर पालिका डोईवाला है जहाँ 20 वार्ड पड़ते हैं, नगर निगम देहरादून के 7 वार्ड मेरी विधानसभा में पड़ते हैं। ऐसे और मेरा पर्वतीय क्षेत्र भी मेरी विधानसभा के अंदर है। अपना थानो न्याय पंचायत का चाहे हमारी मालकोट पट्टी हो, और उसका आखिरी गांव हमारा हल्द्वाड़ी, लड़वाकोट, इधर से हमारा कालबन, ये गडुल पट्टी का भोगपुर से उपा के बडेन्ना, कालबन, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों का मुझे बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी। और मैंने विकास की दृष्टि से मैंने इन दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में अपने इस 3 साल के कार्यकाल में काम करने का प्रयास किया है। तो दूरस्थ क्षेत्रों में जो हमारा पहाड़ है, ऐसे मेरे मैदान का क्षेत्र है, चाहे हमारा अठूर वाला क्षेत्र है, आप देख लीजिएगा कि मैंने कई ट्यूबवेलों का निर्माण करवाया, सिंचाई के हों, पेयजल के हों, सड़कों का जाल बिछा दिया है। आप कई अच्छे प्रतिष्ठान भी खोलने के लिए मेरे सतत प्रयास हुआ है। अभी माजरी में स्टेट लेवल का, राज्य स्तर का पशु चिकित्सालय वहाँ पर की स्वीकृति भी है, और स्वीकृति के साथ साथ आज उसका भवन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भवन का कार्य अभी चल रहा है। और वहाँ पर बहुत बड़ा पशु चिकित्सालय हुआ, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो पूरा है ये गौ पालक है, पशुपालक है। वहाँ पर रहते खेती किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र मेरा है, तो वहाँ पे हुआ है। ऐसे पशुओं के लिए बड़ा बाड़ा भी हम लोग वहाँ पे बना रहे हैं, बड़े स्तर का, जिसमें बल्कि मैंने विधायक ने से भी 10 लाख रुपए देने का उसमें किया है। इसके अलावा बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ओपन यूनिवर्सिटी जिसका मुख्य हल्द्वानी में है, उसी का हम एक फैकल्टी यहाँ पर भी उसकी स्वीकृति मैंने माननीय मुख्यमंत्री से करवा करके बुल्लावाला में भूमि का भी चयन करवा दिया, सब कुछ हो गया उसमें। वहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। उप कोषागार, आप लोगों ने मेरा देखा हुआ, मैं सदन हाउस के अंदर सारे विषय को लेकर आता हूँ, तो उप कोषागार का भी हमारे वहाँ पर उसकी स्वीकृति हो चुकी है, और उसके बहुत जल्दी हमारा उप कोषागार भी बन जाएगा। और डोईवाला जो हमारा जो CSC है, जो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा आबादी के क्षेत्र डोईवाला नगर पालिका से लेकर के आसपास के ग्रामीण मार्कम ग्रांट हो, चाहे शेरगढ़ का क्षेत्र हो, थानों के मालकोट पहाड़ का बहुत बड़ा क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ बड़ा हॉस्पिटल का वहाँ पे था। बहुत लंबे समय से मांग थी उसकी कि यहाँ पर उप जिला चिकित्सालय खुलना चाहिए। और मैंने खुद भी देखा, मैं जब देखा कि यहाँ पर OPD बहुत बड़ी संख्या में हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है, और यहाँ पर आवश्यकता है उप जिला चिकित्सालय, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे आम कॉमन मैन को उसकी सुविधा, हेल्थ की फैसिलिटी मिल सके, उनको सस्ते में उपचार इलाज मिल सके, दवाइयाँ उनको निःशुल्क सरकार के द्वारा दी जाती है, वो सब अवेलेबल हो, तो उप जिला चिकित्सालय खुलने चाहिए। और बीच में जब हमारी सरकार ने कई जगह, कई हमारे जनपदों में बहुत से उसमें उप जिला चिकित्सालय खुला, मेरा रह गया था, तो मैंने भी सदन के अंदर इस विषय को रखा कि हमारा ये डोईवाला और रायपुर में उप जिला चिकित्सालय खुलना चाहिए, और दोनों का स्वीकृति हो गई है और उसका निर्माण कार्य हो रहा है। अभी हमारा थानो है, थानों का जो हमारा चिकित्सालय है, वो वहाँ पर PSC वो है, और वहाँ के
आप लगा लीजिए कि 26 ग्राम पंचायतें तो उसकी पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो थानों हॉस्पिटल पर डिपेंड है। लेकिन डॉक्टर एक है, कभी वो ड्यूटी पे उनकी कहीं और ड्यूटी लग जाती है और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी मैं लगातार उसके लिए मेरे सदन में भी रखा था विषय, और वो अपग्रेडेशन के लिए उसको हम लोग उसको प्रयासरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लोकप्रिय सरकार वहाँ पे भी उसका अपग्रेडेशन हो जाएगा, जिससे हमारे थानों में के जो उधर दूरस्थ पहाड़ के लोगों के लिए भी सुविधा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। ये रहा है, पेयजल का है, सिंचाई का। आप देख लीजिए कि मेरी विधानसभा चारों तरफ से, इधर से सुसवा नदी से घिरी हुई है, इधर से सौंग नदी है, उधर से जाखर नदी है। ऐसे बहुत सी नदी नाले, घाट गदेरे बहुत से हैं जहाँ पर बरसात में बहुत ज़्यादा बसावटों को नुकसान होता है। एग्रीकल्चर लैंड बह जाती है, लैंड का इरोजन होता रहता है, लगातार होता रहता है, भूमि का कटाव होता रहता है। तो मैंने अपने हाउस के अंदर भी बहुत रखा है विषय, सदन के अंदर भी बहुत विषय रखे कि इन क्षेत्रों में, बसावटों में यहाँ पर प्रोटेक्शन वाल, सुरक्षा दीवारें होनी चाहिए। और उनमें कई जगह पे, चाहे हमारा ये दुधली क्षेत्र का हो, ये केमर और का जो क्षेत्र है आप लोगों ने देखा होगा है, वहाँ पर हमने बहुत सुरक्षा दीवारें लगाई हैं। ऐसे मेरे नथुआ वाला जो ढांग है, सौंग नदी से बहुत कटाव हो रहा था, तो ढांग का बहुत बड़ा क्षेत्र कटाव हो रहा था। जब आई थी 2 साल बरसात, बड़ा आपदा आई थी, तो उसने वहाँ से टक्कर मार के हमारे यहाँ बहुत नुकसान कर दिया था। तो हमारा क्षेत्र बड़ा कटाव हो रहा था, और मैंने देखा कि इससे हमारा नथुआ वाला ही नहीं, ये गुलर घाटी के तक का काफ़ी बड़ा क्षेत्र के आबादी को खतरा हो गया था। पूरा लैंड का इरोजन होने लगा था। फिर मैंने इसके लिए प्रयास किया, और वहाँ पर सुरक्षा दीवारें लगी हैं, और अन्य भी प्रस्तावित है, चाहे हमारे दुलरी नदी का है, जिसके लिए भी मेरे प्रयास हूँ। ये दुलरी नदी से लेकर के पूरा लक्ष्मण सिद्ध के पास आगे जाकर जाएंगे, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये भी मैंने सदन में रखा था। ऐसे बहुत सी है, सीपेट के पास का है, वो भी रखा है। तो दुधली का है, बहुत सी बसावटें जो हमारी हैं। जितने मेरे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी है, जूनियर हाई स्कूल है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ पर मैंने बहुत से वहाँ पर जहाँ भवनों की जर्जर स्थिति थी, वहाँ पर पैसा दिया है अपनी विधायक निधि से भी दिया है, कई खुला न्यास से दिया है, कुछ राज्य सेक्टर से दिया है। ये देने का काम किया है। बच्चों को मिड डे मील में, बच्चों को धूप में बैठते थे, बरसात में बैठने की जगह नहीं थी, उनके लिए मैंने टेंट सेट का निर्माण किया है। कई जगह मैंने फर्नीचर देने का काम किया है। तो ये मेरा फोकस रहा था कि भाई हमारे नौनिहाल जो छात्र, जो हमारे बच्चे हैं, उनको कोई किसी प्रकार से असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो ये मेरा फोकस रहता है कि भाई अधिक से अधिक जो है ये दिखना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कैंतुरा जी की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो विषय लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, और उन्होंने उसको सर से स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपके जो भी आप योजनाएं मेरे पास लेके आते हैं, मैं उनको पूरा करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो विपक्ष के विधायकों को भी कहा कि आप 10-10 योजनाएं लाइए। जी जी, हाँ, सभी विधायक, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है, पार्शियलिटी कोई नहीं है। और मैं कहता रहा हूँ कि मेरी जो 10 प्रायोरिटी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों से ली थी, उसमें मैं समझता हूँ एक आध रह गई होगी, बाकी सब हो गई है। शासन देश हो चुका है, अब काम धीरे धीरे धरातल पे दिखने लगा है। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने गिनाया, क्योंकि विधानसभा की जो भौगोलिक स्थिति है वो समझनी बहुत जरूरी है डोईवाला की, क्योंकि हम समझते हैं कि ये मैदान, और उसमें मैदान के साथ साथ ज्यादातर हिस्सा तो पहाड़ का ही है। पहाड़ का भी काफी हिस्सा है कि एक तरफ तो नरेंद्र नगर विकास खंड का, टिहरी गढ़वाल का ब्लॉक के साथ हमारा विधानसभा जुड़ी हुई है। एक चंबा ब्लॉक के साथ भी टच होता है, और जौनपुर थतूड़ ब्लॉक के साथ भी पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, टिहरी वाले इलाके में। जी। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा है टोल को लेकर, क्योंकि हमने बहुत सारे हादसे देखे, हाल में भी एक हादसा हुआ, आप लोग भी इसके लिए प्रयासरत हैं, कोई रास्ता निकल पा रहा है इस चीज़ के लिए? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने पत्र दिया है कि यहाँ से ये टोल प्लाजा हटना चाहिए। जहाँ तक जितना मेरा ज्ञान है, या मैंने कुछ विशेषज्ञों से भी बात की है, तो उनका भी ये कहना है कि जो ये टोल प्लाजा का जो मानक होना चाहिए था, कहाँ पे लगना चाहिए था, वो यहाँ पर जो लगा है वो सही नहीं लगा है, वो सही नहीं लगा है। और मैं एक दिन की घटना देखिए, 2 व्यक्ति अभी एक हफ्ता पहले उनका उसमें डंपर ने कुचल करके मार दिया, ओवर लोडिंग में आ रहे हैं, डंपर भाग रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है,
ये टोल प्लाजा में लगातार ये घटनाएं एक्सीडेंट हो रही हैं, लगातार हो रही है। ये उसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी, हम हो आप हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है है। तो ये तो वहाँ पर हर किसी व्यक्ति के लिए की जान के लिए खतरा है। तो हमारा तो ये कहना है कि इस पे तत्काल उस पे होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और जब ये घटना, जब एक सप्ताह पहले जब ये दुर्घटना हुई थी जिसमें 2 मासूमों की मौत हुई है, जो बेचारे अपने घर से अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे है, और टोल प्लाजा में अपने पास होने का इंतजार कर रहे थे, और पीछे से आकर के उनको कुचल दिया गया, मार दिया गया। मैं तो कहता हूँ ये हत्या है ना, इस प्रकार का वो किया गया है। तो कोई रास्ता निकल पा रहा है? तो मैंने उसी समय जब मुझे सूचना मिली, मैं तत्काल मौके पे पहुंचा और मैंने एनएच के अधिकारियों से लेकर के आरटीओ सबको कहा कि मैंने कहा इस पे आप लोग इसका परीक्षण करवाइए, और परीक्षण करवाने के बाद आप इसका जहाँ पर इसको लगना चाहिए वहाँ पर लगना चाहिए। मैंने डीएफओ से बात करी है, मैंने कहा ये हाथियों का जाने का रास्ता है, एलिफेंट कॉरिडोर है, हाथियों का आने जाने का रास्ता है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आपको यहाँ पर उसका भी देखना चाहिए कि कैसे पास इसका पूरे उसमें जाना चाहिए कि आनन फान में आपने लगा दिया और उसके बाद इस प्रकार का यहाँ पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए खतरे का हुआ है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप उसका परीक्षण करवाइए, तकनीकी उससे आप जानकारी लीजिए, अच्छे उससे करवाइए। हमको लोगों के जीवन की रक्षा करनी है, और रोड सेफ्टी का अगर हम सड़क सुरक्षा के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे। उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है जी। और जिसके परिवार का गया है, जिस पे बीतती है, जिसके परिवार की उनकी स्थितियां जाकर के देखी तो पता चलता है। बिल्कुल, यानी कि उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पे कुछ हम लोग इसमें करेंगे और जनता का भी समर्थन मिल रहा है। ठीक है। विधायक बृजभूषण गैरोला जी से हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ डोईवाला से विधायक बृजभूषण गैरोला जी हैं। उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उनके विधानसभा से लेकर सरकार तक के कार्यों की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में 23 तारीख को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। विधायक जी, इन 3 साल के कार्यकालों पर जो है सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए। कहाँ देखते हैं आप उपलब्धियाँ? देखिए, हम 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में गए थे, विजन डॉक्यूमेंट्स को लेके गए थे। हमने जनता से संकल्प पत्र को लेके जब गए तो हमने जनता से वादा किया था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, सुशासन का राज देंगे, काम धरातल पे होगा और जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और इन 3 साल का जो कार्यकाल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत विकास के बहुत ऐतिहासिक कार्य हुए। मैंने कहा सड़क ये सारा तो है ही, पेयजल ये सब हुआ है, लेकिन साथ में आपने देखा है कि हमारी सरकार ने जिस सदन का मैं सदस्य हूँ, मुझे सौभाग्य है कि हमने उसी सदन से यूसीसी पास किया, एक कानून बना, और देश का ही पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू हो गया है। हमने उत्तराखंड की मातृशक्ति का सम्मान करते हुए, जिन्होंने राज्य के आंदोलन में अपना त्याग बलिदान दिया है, उनका सम्मान करते हुए हमने नौकरियों में 30% उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण देने का काम हमारी धामी जी की सरकार ने किया है। इसके लिए कानून बनाया। हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को या उनको नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का कानून बना के काम किया है। इस प्रकार का नकल विरोधी कानून आप सब लोग देखते हैं कि कितना बड़ा ऐसा ऐतिहासिक कानून है। इसको देश के अन्य राज्य भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि होना चाहिए। किस प्रकार के नकल माफियाओं का एक बड़ा गठबंधन, एक सिंडिकेट बना हुआ था है, और किस प्रकार का उन्हें यहाँ पर आम लोगों का गवर्नमेंट जॉब से विश्वास उठ गया था कि भाई क्या करना है तैयारी कर करके, बच्चों का भविष्य हो गया था, क्या करें जब इस प्रकार के बैकडोर से और इस प्रकार के भ्रष्टाचार से आकर के लोग नौकरियां पाएंगे। तो ये तो उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए बड़ा कष्ट का वो था। ये क्या हो रहा है उत्तराखंड के अंदर? हमारे नौजवान नौनिहाल जो बेचारा मेहनत कर रहा है, वो साधारण परिवारों के बच्चे जिनके पास क्या कहते हैं स्थितियाँ आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और वो तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके कर रहे हैं। लेकिन कुछ माफियों के द्वारा जब इस प्रकार का वातावरण बनाया गया है और ये नकल में करके नौकरियां पा जाते थे, तो उनको गिरफ्तार करके जेलों में भेजा गया है जो माफिया थे। और हमने नकल विरोधी कानून बना करके ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। और आप देख लीजिए कि तब से जब से ये कानून बना है और आज वर्तमान तक हम लोग 20,000
यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को, नौजवानों को रोजगार दे चुके हैं। हमारी सरकार के अच्छे कामों पे जनता ने मोहर लगाया। हमको पुनः दोबारा चुन के 22 में हम असेंबली में बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर के, वो ठीक है, आप 22 में जीते, फिर 24 के लोकसभा चुनाव में आप 5 सीटें जीत गए, नगर बॉडीज के चुनाव में, लोकल बॉडी में हम चुनाव जीत करके आए हैं, नगर पालिका में चुनाव जीत के आए हैं, पंचायत में हरिद्वार से भी आज तक कभी कोई नहीं आया, जिला पंचायत भी हम लोग जीत के आए हैं। ठीक है। इसी कार्रवाई के बीच सरकार ने जहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम तो कुछ न कुछ कहना है और तो तुष्टिकरण में कुछ भी कह सकते हैं। जो भी कहा तो नियम कानून के हिसाब से किया गया है। अगर कोई मदरसा अवैध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो हमारी सरकार कर रही है। भाई, अगर हम लोग कहीं कोई भी अगर कोई स्कूल कॉलेज खोलता है अपने वहाँ, तो वो अगर मानक में फिट बैठता है तभी तो उसकी स्वीकृति मिलती है। उसके पास ग्राउंड है, उसके पास भवन की क्या स्थिति है, ये सारे छात्र हैं, क्या उनकी संख्या है, ये सब चीज़ मानक है। और जब अगर मानक में नहीं बैठेंगे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। विधायक जी, इसी बीच सरकार ने 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदल दिए। अब विपक्ष कह रहा है कि नाम बदलकर प्रदेश को क्या मिल जाएगा? देखिए, हमारी सरकार का संकल्प है कि हमारे जो देवभूमि उत्तराखंड में बड़ी बड़ी विभूतियाँ रही हैं, महापुरुष हैं, अगर उनके नाम पर किसी संस्थान का नाम रखा जाता है तो उसमें गलत क्या है? ये तो होना चाहिए ना। हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, बड़े बड़े महापुरुषों ने, फ्रीडम फाइटरों की ये भूमि रही है, बड़े बड़े शिक्षाविद रहे हैं जिन्होंने देश के लिए, उत्तराखंड के लिए, देश के लिए बड़े महान कार्य किए हैं। तो उनके नाम पे कोई रखा जाता तो क्या गलत है? इसमें तो कोई, मैं नहीं समझता हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा सा अभी जैसे मियांवाला का जो विषय आया है वो हो सकता है थोड़ा सा किसी की, कई लोगों ने ये कहा कि मियाँ जो शब्द है वो तो गढ़वाल के ठाकुर राजपूत जात से संबंधित है। तो क्या इसमें कोई विचार करेगी सरकार इस नहीं, तरीके उसमें निश्चित विचार करेगी। हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक आध उसमें हो सकता है हो गया हुआ। लेकिन तो मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है कि जब मैं पढ़ा था उसमें कि वो मियाँ वाला, आपकी बात अच्छी है कि आप स्पष्टवादी हैं, तो ठीक है वो चीज़ अगर वाला, लेकिन उसमें ठीक करेगी सरकार, उसको संशोधन चेंज कर देगी, चेंज भी कर सकती है। हालांकि भगवान श्री राम क्या रखा है उसका नाम, राम जी वाला रखा है, लेकिन वो मियाँ वाला शब्द उसका नहीं है। मियाँ हमारी जो राजपूत जो हमारा वंश है, ये हमारे उसका है, उस वंश के लोगों के उनके नाम का यहाँ पर मियाँ वाला चौक है। और वो अगर त्रुटि हुई है उसको ठीक किया जा सकता है। और क्योंकि ये जाति हमारे कुछ कीर्तनगढ़, टिहरी गढ़वाल के चौरास, डाक चौरा, कुछ हिमाचल के में, कुछ पौड़ी गढ़वाल सिंहनगर आसपास के गांव में कुछ मियाँ ठाकुर जात रहती है। अभी भी बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं। हाँ, वो रहती है। और ये उपाधि है, ये बेसिकली जब रजवाड़े होते थे, राजशाही का होता था, तो उस समय ये हमारे सैन्य जो अधिकारी होते थे और उनके, और ये जो प्रशासनिक जो देखते थे, उनके आगे एक सम्मान का, उसका मियाँ का सम्मान कहा जाता था। हाँ। अच्छा, प्रदेश में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वो बार बार गर्माता है कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। और अभी हाल ही में जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक बयान को लेकर विवाद छिड़ गया था, उसके बाद ये संभावनाएं और प्रबल हो गई। अब मैं तो कहूँगा 2 साल भी नहीं है, अब तो 1.5 साल का ही वक्त रह गया, 6 महीने तो सरकार तैयारी में जुट जाती है। तो ये कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है, इस पर क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? हालांकि मुख्यमंत्री जी का विवेक है, लेकिन फिर भी अब तो 5 पद खाली। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो कब आवश्यकता होती है उसको करेगा। निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि सही समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका निर्णय करेंगे। मतलब यानी कि अभी मुख्यमंत्री जी सही समय का इंतजार नहीं, अब होगा जल्दी, लगता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आएगा, जब सब आएगा करेंगे। संगठन के अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि इसको इस पर बहुत जल्दी होगा। अब कल ही हमारे कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए हैं, निगम बोर्ड परिषदों में उनको एक स्थान दिया है। तो जब आवश्यकता होती है उसका किया जाता है। यानी कि दायित्व मिल गए तो कहा जा सकता है कि बहुत जल्द अब नहीं होगा, निश्चित तौर पर होगा। और विकेंद्रीकरण की दृष्टि से भी वो निश्चित तौर पर अच्छा निर्णय लेंगे कि आपस में, मंत्रियों का आपस में जब होता है तो कार्य विभाजन होता है, तो उसका लाभ तो आम जनता को दिया जाता है। और यही तो गुड गवर्नेंस है कि आम लोगों को इजी गोइंग, इजी अप्रोच
मिलेगी जनता संबंधित विभाग के मंत्रियों से, तो उसका लाभ मिलता नहीं, है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास भी इतने विभाग हो गए हैं कि उनके पास भी बहुत ज्यादा भार हो गया, प्रदेश को भी देखना है। प्रदेश को देखना होता है ठीक है। उनको, तो निश्चित सही पे सही निर्णय लेंगे वो। जी, एक सवाल मेरा त्रिवेंद्र जी को लेकर है। त्रिवेंद्र जी का कार्यकाल एडी तिवारी जी के कार्यकाल के बाद सबसे बड़ा कार्यकाल रहा और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उत्तराखंड में। ठीक है, वो बदलाव होते हैं, वो पार्टी के आंतरिक जो है मामले हो सकते हैं। हाल में एक संसद में एक बयान दिया गया जिस पर भी इस वक्त विपक्ष बहुत हमलावर है। उन्होंने कहा कि जो अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, इसे देखना चाहिए। देखिए, वो जहाँ तक पार्लियामेंट में त्रिवेंद्र जी का सवाल है, उसका थोड़ा सा उसकी गहराई में भी जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने क्षेत्र के अंदर, अपने पार्लियामेंट क्षेत्र हो चाहे पूरा देश का वो सांसद होता है, वो कहीं की भी आवाज़ उठा सकते हैं। और उनका जहाँ तक मैंने देखा कि उनका कहना जो था, ये अपना जो एवलांच आता है, ग्लेशियरों की स्थिति है, तो उस विषय को लेकर के उनका था कि भाई ये हो रहा है और इसके लिए क्या हम लोग, क्या हमारे पास क्या कोई तकनीकी है, और नियम 370 में उन्होंने उठाया था, तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए उनका ये विषय था। और तो उसमें कहा था कि भाई हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना चाहिए। नदियों में जो हमारा चुगान होता है, चुगान का या खनन जो भी है, उस पे वैज्ञानिक तरीके से उसका वो होना चाहिए। तो उन्हें तो ऐसा हो नहीं हो तो कम उसको मीडिया इस टाइप का कुछ उठा कर दे दिया गया है। मैं नहीं समझता वो हमारे जिम्मेदार पदों पे रहे हैं और वरिष्ठ हमारे नेता हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में सांसद हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि जो सरकार को कोई अस्थिर का हो। और हम सब लोग मिल करके काम अच्छा करते हैं। और मैं तो सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा रेवेन्यू भी हमारा हुआ है। पहले हमारे पास देखिए, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, आय के संसाधन हमारे पास बहुत कम है। हमें संसाधन जोड़ करके अपने स्टेट को आगे बढ़ाना है, तो संसाधन भी हमारे इससे जो हमारा चुगान खनन जो भी कह लीजिए, उससे भी हमारा 1000 करोड़ से अधिक का बड़ा है। ये भी मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी देता हूँ, बहुत अच्छा उससे वो करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा वो करा है। और तो ये तो बधाई के पात्र हैं। अच्छा, एक सवाल आपकी विधानसभा से, जो दूधली वाली सड़क है, हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे दबाव बढ़ गया, एक तो टोल हो गया, लोग टोल बचाने के चक्कर में उस सड़क से निकल, उसके चौड़ीकरण की मांग को लेकर लगातार बात हो रही है। वहाँ पे घोषणाएं भी की गई थी लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, लोग थोड़ा सा नाराज हैं। क्या वजह हो सकती है, क्या अपडेट है इसमें? दूधली सड़क का चौड़ीकरण का काम का मैंने इसको अपनी प्रायोरिटी पे इसको रखा, और इसके लिए मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया है उसमें हमने प्रथम चरण में हमने उसका जो बिजली के पोलों का शिफ्टिंग का था, अन्य काम थे, वो काम मैंने स्वीकृत करवाए। तो काम तो वो स्वीकृत है, लगभग 92 लाख रुपीस हमने दिया है, उसका शिफ्टिंग का है, वो सब कुछ कर दिया है। अब वो लगभग 13.5-14 करोड़ के लगभग का उसका एस्टिमेट क्या है, उसका सब कुछ हो रखा है। अब उसकी बहुत जल्दी उसकी भी स्वीकृति हो जाएगी। अभी हम लोगों का जो था, आंतरिक सड़कें थी, गलियों था, बहुत बड़ी बसावटें हैं, बहुत बड़ा आबादी का क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है। आप देखिए, उठा के देख लीजिएगा कि जो हमको विधायक को मिलता है उससे भी ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी हमको दे देते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट कर करके, और ये अन्य विभागों से भी हम ले करके, तो वहाँ पर मैंने काम करवाया है अभी 31 मार्च तक का, जो पूरा हमने वहाँ आवश्यकता थी, पब्लिक का चलना दिक्कतें हो रही थी, उनको मुझे पूरा करना था, वो सब हुआ है। ये सड़क का आपने देखा होगा, इस सड़क का हमने पेंटिंग भी करवाया अभी 1 साल पहले, आप जाके देख लीजिए। चौड़ीकरण का पेंटिंग तो हुई है, वो तो अच्छी हुई है, अच्छी। जब जाते हैं आप, हम लोग जाते हैं तो आपको कहीं ऐसा कई गड्ढे नहीं दिखाई दिए होंगे, वो ठीक बात है। हमने सुधारीकरण बहुत अच्छा उसका करवाया है, बहुत अच्छा सुधारीकरण करवाया है। अब ये हमारा इसका मैंने कहा ना, प्रथम चरण हमने उसका शिफ्टिंग का हमने उसका पूरा करवा दिया है, बिजली विभाग को पैसा दिया, वो सब हट गया है, खंबे सब हट गए। अब उसका सेकंड उसका जो पार्ट हमारा है, और मैं शासन स्तर पे लगातार इसके लिए प्रयासरत हूँ, और मैंने इस संबंध में PWD सेक्रेटरी को भी कहा है कि इस पर जल्दी से जल्दी
इसके लिए इसकी स्वीकृति करवा दी जाए। तो उसका बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि हो जाएगा और हम लोग इसका चौड़ीकरण का हो जाएगा, ये भी हम लोग करवा रहे हैं। अच्छा, अब क्षेत्र से लगा हुआ 7 मोड़ का एक मामला है जहाँ पर 3300 करीब पेड़ काटे जाने हैं और चिपको 2.0 का एक नाम दे दिया गया वहाँ। इसको लेकर आप लोगों की क्या कोशिशें हैं कि विकास होना है लेकिन जो पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अभी तक इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, जब जब आवश्यकताएं पड़ी हैं तो वृक्ष भी हमारे उनको काटना भी पड़ा, लेकिन उसके एवज में उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग वृक्षारोपण भी किया जाता है। अब तो नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, वृक्षों को उठा करके उनका ट्रांसप्लांट करके किया जाता है। आपने देखा होगा रोपण कर करके कुछ जगह अच्छे सक्सेस भी हुए हैं। हुए हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और 7 मोड़ पे एलिवेटेड रोड का उसकी भी आवश्यकता है, लोगों को सुविधा भी चाहिए। हर चीज़ के कहीं ना कहीं हमको सुविधा भी चाहिए और वो भी चाहिए। अब उदाहरण हमारे सामने है ना कि हमको सीवरेज की फैसिलिटी भी चाहिए, आम जनता को चाहिए, लेकिन जब घर की गलियां खुदती हैं, गड्ढे होते हैं, तो दिक्कतें होती हैं, तो लोगों को परेशानी भी सामने करना पड़ता है। मैं तो एक दिन में 20-20 बार फ़ोन करता हूँ संबंधित विभाग वालों को मेरे क्षेत्र में, और मैं तो कहता हूँ कि मैंने लगभग 2-2.5 साल पहले मेरे यहाँ काम शुरू हुआ था और मेरे 3-4 वार्डों में काम लगभग पूरा हो गया। अब बद्रीपुर नवादा का रह गया, उसमें भी काम प्रगति पे है और लगातार हम लोग करते हैं। और लेकिन जहाँ दिक्कतें होती हैं लेकिन हम उसको समर्थीकरण भी कराते हैं, और जब सड़कें बन गई हैं, बहुत अच्छी हो गई, तो लोग बहुत खुश भी हैं। तो विकास के साथ थोड़ा दिक्कतें भी होंगी, लोग कहेंगे भी, ये होगा, लेकिन हम वनों की रक्षा करना हम लोग करते हैं। और आप देखते हैं कि हरेला पर्व ही नहीं, हम लोग लगातार इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और वृक्ष लगाने का एक बड़ा अभियान लेके चल रहे हैं। नहीं, इसीलिए आप लोगों से ज़्यादा उम्मीदें हैं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। बिल्कुल। और फिर आप ही की सरकार में अगर 3300 पेड़ कट रहे हैं तो इसलिए सवाल भी ज़्यादा उठ जाते हैं कि यही सरकार कहती है पर्यावरण। अगर हमारे 3300 पेड़ अगर एक विकास की दृष्टि से अगर उनका कटान हो रहा है, तो हम तो कहते हैं कि हम तो जनता के सहभागिता से लेकर के 33,000 वृक्ष भी लगाएंगे। हम अपनी भूमि को वृक्ष विहीन नहीं करेंगे। हम वृक्षों की रक्षा करने का हमारा संकल्प है। हम उत्तराखंड वासी हैं, हमारे पूर्वजों से हमने यही सीखा है कि हमको जो आज ये जंगल वृक्ष लगे हैं, वन विभाग तो बाद में आया होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाने का काम किया है। बिल्कुल। ये जो जंगल दिखते हैं आज हमारे अच्छे हुए हैं, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं जी। और निश्चित तौर पर हम वृक्ष अच्छे उसमें लगाएंगे। वृक्ष रक्षा, हर व्यक्ति को एक पेड़ माँ के नाम का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसको हम पूरा कर रहे हैं, उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी, विधायक जी, आप आए अपना वक्त निकालकर और बहुत सारी अपने विधानसभा और पूरे प्रदेश सरकार के किस तरीके से कामकाज चल रहा है उस पर आपने बातचीत की। समय इतना ही, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। खास मुलाकात में अभी के लिए इतना ही, फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।